महाराष्ट्र में सरकार को लेकर देर रात तक बैठक चली है। अमित शाह के साथ फडणवीस, शिंदे, अजीत की मीटिंग हुई है और बैठक में बीजेपी के मुख्यमंत्री पर सहमति हुई है। मंत्रालय और पोर्टफोलियो पर भी चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण महाराष्ट्र में हो सकता है। नई सरकार के गठन को लेकर देर रात तक मीटिंग चली है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार भी मौजूद रहे हैं। बैठक में बीजेपी के मुख्यमंत्री पर सहमति आखिरकार बन गई और देर रात तक बैठक में सरकार को लेकर क्या फॉर्मूला बना, ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोटा है। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर महायुति के तीनों प्रमुख नेताओं की बैठक में तकरीबन 2 घंटे तक इस बात पर चर्चा हुई कि किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा और इन बातों पर गहन चर्चा हुई कि सरकार को कैसे बेहतर ढंग से चलाया जाए। इस बात पर भी चर्चा हुई, अलग से भी चर्चा हुई और सामूहिक रूप से भी चर्चा हुई कि कैसे वहाँ पे मराठा मानस को संतुष्ट रखा जाए। ये बात बैठक में साफ तौर पे बताया जा रहा है कि तकरीबन ये तय है कि महत्वपूर्ण विभागों में गृह विभाग और इसके अलावा राजस्व विभाग बीजेपी के पास रहेगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो शिवसेना को दिया जा सकता है, जिसमें अर्बन डेवलपमेंट और पीडब्ल्यूडी जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय उसको दिए जा सकते हैं। सूत्रों से ये जानकारी है कि 20 से 21 मंत्री बीजेपी से हो सकते हैं, जबकि 11 मंत्री लगभग शिवसेना से बनाए जा सकते हैं और 9 से 10 मंत्री एनसीपी अजीत पवार की पार्टी से बनाए जा सकते हैं। आज की बैठक में मुख्य तौर पे पोर्टफोलियो और मंत्रालयों को लेकर चर्चा हुई और इस बात पे चर्चा हुई कि कैसे जो जनादेश मिला है, जो मैंडेट इतना बड़ा मिला है, उससे लोगों को खुश रखा जा सके और राज्य की जनता को ये एक मैसेज दिया जा सके कि बीजेपी लीड जो अलायंस है, जो महायुति है, वो उनके बेहतरी के लिए काम करने को तत्पर है। और वहीं दिल्ली में बैठक के बाद फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मुंबई लौट गए हैं, लेकिन मुंबई रवाना होने से पहले एकनाथ शिंदे ने बैठक पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। मी होतो, देवेंद्रजी होते, अजितदादा होते। बैठक अतिशय सकारात्मक झालेली आहे आणि पुन्हा उद्याही बैठक होईल। तुम्ही पहिल्यांदा चर्चा काय झाली, म्हणजे चर्चा तुम्हाला सगळी कशी आहे तुम्हाला चेहरा मी अरे आमची भूमिका काल मी जाहीर केली की महायुतीच्या मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवाराला शिवसेनेचा पाठिंबा कालच मी दिलेला आहे, त्यामुळे तो डेडलॉक संपलेला आहे। आज निर्णय झाला नाही, आता ते त्यांचं विधानमंडळाचं नेता निवडीची बैठक होईल ना, त्यानंतर पुढची समन्वय आहे, सकारात्मक आम्ही सगळे आहोत आणि आम्हाला राज्यातल्या जनतेने जे अतिशय क्लिअर कट मॅन्डेट दिलेले आहे त्यांचा आदर आम्ही करतोय आणि लवकरच सरकार स्थापन करू। रूस की यूक्रेन को IRBM हमले की धमकी है। ओरेशनिका मिसाइल से होगा दूसरा हमला। कीव के नीति निर्माता केंद्र टारगेट पर है। पुतिन ने कहा है 21 नवंबर को रूस ने किया पहला IRBM हमला। और इधर पुतिन कैबिनेट की बैठक में परमाणु हमले के लिए सरमत मिसाइल को तैयार करने का आदेश जारी हो चुका है। कूटनीति और रणनीति दोनों मोर्चे संभालने के लिए पुतिन CSTO की बैठक में कजाकिस्तान पहुंचे। अमेरिकी वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि NATO बेस पर कभी भी रूस के हमले शुरू हो सकते हैं। यूरोप पर हिरोशिमा जैसे विनाश के बादल मंडरा रहे हैं। यूरोप के देश स्पेशल अलर्ट पर हैं। RS-26 IRBM से भी बड़ा मिसाइल सिस्टम हमले के लिए तैयार हो चुका है। देखिए कैसे परमाणु मिसाइल सरमत से अमेरिका के विनाश की रणनीति तैयार की गई है। साल 2023 के अक्टूबर महीने में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेटो को चेतावनी दी थी कि अगर रूस की जमीन पर उसके हथियारों से हमले हुए तो ये रूस नेटो का सीधा युद्ध माना जाएगा। रूस की जमीन पर अमेरिकी मिसाइल अटैक एमएस और ब्रिटिश मिसाइल स्टॉर्म शैडो से हमले हो रहे हैं।
इन हमलों को कोऑर्डिनेट करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के मिसाइल सिस्टम एक्सपर्ट्स यूक्रेन को मदद दे रहे हैं। ट्रंप की सत्ता में वापसी से पहले ही बाइडेन ये भी प्रयास कर रहे हैं कि यूक्रेन को परमाणु हथियार दिए जाएं। यूएस और ईयू के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। इस बैठक में यूक्रेन को परमाणु हथियार देने पर चर्चा हुई। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन को परमाणु हथियार देकर रूस पर दबाव बनाया जाए। अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से रूस के शहरों का दहन किया जा रहा है और अब यूक्रेन को परमाणु हथियार देने पर विचार भी। इन हमलों से और बाइडेन के परमाणु विचार से पुतिन की सत्ता पर दबाव है और क्रेमलिन का धैर्य खत्म हो चुका है। सत्ताईस नवंबर को क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक हुई और इसमें पुतिन ने धरती ध्वंस के फैसले पर मुहर लगा दी। इस बैठक में कहा गया कि यूक्रेन को परमाणु शक्ति बनाने का फैसला मूर्खतापूर्ण है। बाइडेन के इस फैसले से दुनिया महाविनाश के मुहाने पर आ जाएगी। बैठक में पुतिन ने सर्मत मिसाइल सिस्टम को वॉर रेडी करने का आदेश जारी कर दिया। रूस ने 21 नवंबर को यूक्रेन के नीप्रो में RS-26 ओरेश्निक IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए। लेकिन अब सर्मत मिसाइल सिस्टम उससे कहीं ज्यादा घातक और लॉन्ग रेंज ICBM है जो धरती के किसी भी कोने में हमला कर सकता है। सर्मत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की रेंज 18,000 किलोमीटर तक है। ये एक साथ 15 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाती है, जिन्हें MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहा जाता है। ये सभी वॉरहेड अलग अलग टारगेट पर हमला करने के लिए प्रोग्राम होते हैं, यानी एक मिसाइल से 15 परमाणु हमले हो सकते हैं। इस मिसाइल की रफ्तार 19,300 किलोमीटर प्रति घंटे है। रूसी मिसाइल फोर्सेस का दावा है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रूस की ICBM सर्मत को नहीं रोक सकता और आने वाले 10 साल तक कोई देश रोकने की क्षमता भी विकसित नहीं कर पाएगा। पुतिन के सर्मत तैनाती के आदेश के साथ ही रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अगर युद्ध भड़कता है तो नेटो के बेस पर हमले किए जा सकते हैं, क्योंकि नेटो पूरी तरह रूस यूक्रेन के युद्ध में शामिल हो चुका है। रूस की इस एक मिसाइल से बहुत बड़े विनाश का अनुमान लगाया गया है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर हिस्ट्री के एक प्रोफेसर ने अनुमान जताया है कि सर्मत के एक वार से अमेरिका में कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर एलेक्स वेलरस्टीन ने अनुमान जताया है कि 20 मेगाटन के एक न्यूक्लियर वॉरहेड के धमाके से अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में 16,38,140 लोगों की मौत हो जाएगी। न्यूयॉर्क की घनी आबादी में यह आंकड़ा बढ़कर 54,58,130 पहुंच सकता है। लॉस एंजलिस में यह आंकड़ा 27,58,790 तक जा सकता है। सर्मत के एक वॉरहेड से 4 वर्ग किलोमीटर का फायरबॉल बनेगा। इस फायरबॉल के अंदर 50 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हो सकता है। इतने तापमान में कुछ भी नहीं बच सकता, सब भाप बनकर उड़ जाएगा या पिघल जाएगा। फायरबॉल से आगे 21 वर्ग किलोमीटर इलाके में भीषण नुकसान होगा। 21 वर्ग किलोमीटर इलाके की सभी इमारतें तबाह हो जाएंगी। उच्च तापमान की वजह से इस क्षेत्र में भीषण आग लग जाएगी। इससे आगे 48 वर्ग किलोमीटर इलाके में बहुत तेजी से रेडिएशन फैलेगा। ऊंचे तापमान की वजह से लोगों को 3rd डिग्री बर्न इंजरी हो जाएगी, यानी मौत का आंकड़ा बढ़ेगा। धमाके के बाद 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शॉक वेव फैल जाएगी। इस शॉक वेव से इमारतों को नुकसान होगा। इमारतों की खिड़कियां चटक जाएंगी, शीशे चकनाचूर हो जाएंगे। शॉक वेव के साथ उड़ते मलबे से लोग घायल होंगे। पुतिन ने इसी मिसाइल सिस्टम को हमले के लिए तैयार रखने का आदेश दे दिया है। रूस के टारगेट भी फिक्स हो चुके हैं।
ब्रिटेन ने आशंका जताई है कि रूस कभी भी यूरोपीय देशों पर हमले शुरू कर सकता है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख रिचर्ड डियरलव ने कहा है कि यूरोप प्री वॉर सिचुएशन यानी युद्ध पूर्व स्थिति में नहीं है। रूस यूरोप का वास्तविक युद्ध शुरू हो चुका है। हमें यह मान लेना चाहिए कि रूस सोच रहा है कि वो हमारे साथ युद्ध की स्थिति में खड़ा है। रूस यूरोप के खिलाफ हाइब्रिड वॉर शुरू कर चुका है। साइबर अटैक हो रहे हैं, समुद्र तल पर बिछे केबल काटे जा रहे हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख के साथ साथ अमेरिकी वायुसेना के प्रमुख ने भी जंग शुरू होने की चेतावनी जारी कर दी है। यूएस एयरफोर्स प्रमुख फ्रैंक कैंडल ने कहा है कि रूस अमेरिका या चीन अमेरिका की जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। अमेरिकी सेनाओं को आपात स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। यूरोप पर रूस के बढ़ते सबोटाज हमले देखकर यूरोपीय देश एकजुट होकर आत्मरक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। 17-18 नवंबर को स्वीडन जल क्षेत्र में टेलीकॉम के केबल कटे पाए गए। अब पोलैंड ने कहा है कि रूस बाल्टिक सागर तल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर सकता है। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि बाल्टिक क्षेत्र के देशों को मिलकर इसकी सुरक्षा करनी होगी। यूरोप के देश एकजुट हो रहे हैं तो पुतिन ने भी अपनी CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। रूस की अगुवाई वाले इस अलायंस में 6 देश आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान हैं। पुतिन सेंट्रल एशिया के इन देशों को एकजुट करने में जुटे हैं। रूस नेटो की जंग की आशंका जैसे जैसे भड़क रही है, वैसे वैसे खतरनाक हथियारों की तैनाती हो रही है और दुनिया 2 खेमों में बंटती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान, ATACMS हमलों का बदला निश्चित है। रूस यूक्रेन पर करेगा बड़े हमले। देखिए, अब व्लादिमीर पुतिन भी सामने आकर कह चुके हैं कि ATACMS हमलों का जरूर बदला लिया जाएगा और अब रूस करेगा जोरदार हमला यूक्रेन पर। रूस यूक्रेन की जंग में हालात तेजी से बदल रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने एक ऐसे मिशन को लॉन्च किया है जिसका मकसद यूक्रेन फतेह। इसलिए दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ कीव पर कब्जे का प्लान भी एक्टिव कर दिया गया है। लेकिन दूसरी ओर यूक्रेन को मदद मिलने के संकेत भी मिल गए हैं, जिसका प्रमाण है रूस के उन सेंटर्स पर हमला जहां से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंच रहा है। अब कीव फतेह का प्लान कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है और कैसे यूक्रेन ने रूस को हैरान कर दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। बदल रहे हालात में ये जंग विनाशक रूप ले रही है और ये वो स्थिति है जिसने एक बार फिर जंग के पावर सेंटर्स को सिर्फ और सिर्फ बारूदी अभियान में व्यस्त कर दिया है। इसलिए युद्ध के इस दौर में वो सब हो रहा है जिसकी वर्तमान और भविष्य की कल्पना डरावनी होती जा रही है। इसका प्रमाण है यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया एक ऐसा वीडियो जिसमें रूस के बारूदी मिशन से मची तबाही ने भविष्य के महाविनाश का ट्रेलर दिखा दिया। ये डोनेट्स्क की लड़ाई में यूक्रेन को हुए भीषण नुकसान का साक्ष्य है, जिसे ज़ेलेंस्की ने सार्वजनिक किया है। शहर है टोरेस्क, जिसकी तबाही ड्रोन से कैद की गई है और यह महज 1.5 महीने के दौरान हुआ है। दावे के तहत 11 अक्टूबर को टोरेस्क के 50% हिस्से पर रूसी सेना ने कब्जा किया और 23 नवंबर तक शहर खंडहरों के शहर में तब्दील हो गया। नए फेज में बारूदी मिशन में विनाश के न जाने और कितने ही ट्रेलर सामने आएंगे।
क्योंकि इन ट्रेलर्स को जारी करके यूक्रेन सहानुभूति लेने की कोशिश करेगा। तो रूस इस ट्रेलर को अपने मंसूबे जाहिर करने का जरिया बनाएगा और यही ट्रेलर जंग में दोनों पक्षों को और ज्यादा बारूदी तबाही मचाने के लिए प्रेरित भी करेगा। लेकिन प्रश्न तबाही का है, जंग में जीत और क्षेत्रों पर कब्जे का है। तो वो कौन है जो जंग में बढ़त बनाता दिख रहा है? इसका उत्तर हम आपके विवेक पर छोड़ रहे हैं। हम सिर्फ तथ्य सामने रख रहे हैं और तथ्य ये है कि जंग नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। इस चरण में रूस ने बेलारूस का मोर्चा खोल दिया है। रूसी फोर्स कीव को लगातार टारगेट बना रही है। यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से पर भी बारूद बरसा रही है। वहीं यूक्रेन के लड़ाके रूस के अंदर दाखिल हो चुके हैं और रूस के उन ठिकानों पर भी हमले हो रहे हैं जहां से यूक्रेनी फोर्स को नुकसान हो रहा है। लेकिन युद्ध में आई नई तेजी से कुछ नए संकेत भी मिल रहे हैं। ये संकेत हैं जल्द से जल्द युद्ध में जीत और हार तय करना, जीत के लिए ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर कब्जा जमाना और घातक हथियारों की खेप हासिल होना। अब अगर यूक्रेन को रिचार्ज किया गया है तो ये ज़ेलेंस्की के लिए अच्छे संकेत हैं। लेकिन इसमें उनका बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन प्लान में रूस हमेशा भारी पड़ा है और उसके कई हथियार और तकनीक अब भी पूरी दुनिया से छिपे हुए हैं। जिसे बारूदी ट्रेलर से उदाहरण के रूप में रूस ने दिखा दिया है। करंट रिपोर्ट के हवाले से सबसे बड़ी खबर आई है जिसमें बताया गया है कि रूस ने कीव को टारगेट करके अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल लॉन्च की है और ये मिसाइल एक या दो नहीं बल्कि कई संख्या में एयर टू सरफेस प्लेटफॉर्म से लॉन्च की गई, जिससे कीव को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं दावा है कि इस लॉन्चिंग के लिए बेलारूस बॉर्डर पर एक्टिव रूसी एयरबेस का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जीत और हार के लिए कब्जे की जंग पर ब्रिटेन की एक रिपोर्ट मोहर लगाती है, जिसमें दावा किया गया है कि 2022 में शुरू हुए युद्ध के बाद से रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है और रूसी फोर्स प्रति मिनट 2 फुटबॉल ग्राउंड जितने क्षेत्र पर कब्जा कर रही है। इस रिपोर्ट में इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के हवाले से यह भी बताया गया है कि रूस के सैनिकों ने इस महीने प्रतिदिन करीब 8.5 वर्ग मील पर कब्जा किया है, जिसके बाद ही अमेरिका ने कीव को लंबी दूरी के मिसाइल से हमले की अनुमति दी है। जंग में बदलती स्थिति कई प्रश्नों को जन्म दे रही है। प्रश्न ये कि जब रूस के लिए सिर्फ डोनबास रीजन ही हमले का क्षेत्र है तो कीव टारगेट क्यों है? इस सवाल का जवाब है अमेरिका की अनुमति से रूस के अंदर तक यूक्रेन के हमले और यूक्रेन की सेना का रूसी क्षेत्र में दाखिल होना, जिसके बाद कीव के खिलाफ मोर्चा खुल गया। लेकिन अब भी कीव जंग का मुख्य सेंटर नहीं है, बल्कि स्थिति ने जंग के 3 सेंटर खुद बना दिए हैं। ये सेंटर हैं बाखमुत, ज़ेपोरिज़िया और कुर्स्क। इसका साफ मतलब है रूसी फोर्स लगातार यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से को टारगेट बना रही है। तो वहीं यूके ने भी अपने एक्शन प्लान के तहत रूस को अंदर तक दहलाने की तैयारी कर ली है। लेकिन इसका असर क्या हुआ, पहले इसे जान लीजिए। बड़ी खबर, एमपी के खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान एक हादसा हो गया। मशाल जुलूस की आग से 30 लोग झुलस गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मशाल जुलूस के दौरान भगदड़ मच गई थी। देखिए, ये तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं। मशाल जुलूस निकल रहा था एमपी के खंडवा में और उसी दौरान अचानक से आग भड़की। 30 लोगों के झुलसने की खबर है।
भगदड़ मच गई थी। आग देखिए कैसे फैलती जा रही है। 30 लोग आग जलने से घायल हो गए बताया जा रहा है। खंडवा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मशाल जुलूस निकलने के लिए सड़क पर काफी सारे लोग इकट्ठे हुए थे और उस बीच अचानक से आग लग गई और इस आग में फिलहाल 30 लोग झुलस गए हैं। अस्पताल में फिलहाल वो भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। और बड़ी खबर एमपी से। खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान एक हादसा हो गया। मशाल जुलूस की आग से 30 लोग झुलस गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मशाल जुलूस के दौरान भगदड़ मच गई थी। तो खंडवा में ये भीषण हादसा हुआ है। मशाल जुलूस के दौरान आग लग गई। आग में 30 लोग झुलस गए हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए काफी तादाद में लोग मशाल जुलूस में शामिल हुए थे और मशाल जुलूस जब निकाला जा रहा था अचानक से आग लग गई और आग में 30 लोग झुलस गए हैं। अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान यह हादसा हुआ है। आज एक श्रद्धांजलि सभा के रूप में कार्यक्रम बड़ा बनते रखा गया था और उसके बाद जुलूस की अनुमति आयोजकों द्वारा ली गई। कार्यक्रम घंटा घर पे जब समाप्त हो रहा था वहाँ पे जो उनके हाथ में मसाल थी वहाँ रखते समय कुछ मसाल उल्टी हो गई, जिसके कारण उसमें जो बुरादा और तेल था उसके कारण जो आसपास की मसाल थी वो भभक गई थी। उन भभकने में वहाँ जो घेरा बना के लोग खड़े थे उसमें कुछ महिलाएं, बच्चे और पुरुष थे। उसमें उनके चेहरे और हाथ के हिस्से में प्राथमिक रूप से। और इसी बड़ी खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। शुभम, मशाल जुलूस निकाला जा रहा था, आग लग गई, 30 लोगों के आग में झुलसने की खबर है। उनकी हालत कैसी है? अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। देखिए तकरीबन रात के 12 बजे की अंजलि घटना है। आतंकवाद के खिलाफ ये मशाल जुलूस का आयोजन था और जो कारण बताया जा रहा है कि इस मशाल में कई ज्वलनशील पदार्थ थे, जैसे कि लकड़ी का बुरादा था और कपूर का चूरा था। और जैसे ही इन मशालों को जमीन पर उल्टा रखा गया, तेल के भभकने से अचानक से वहां पर आग लगी और भगदड़ मच गई। 50 से ज्यादा लोग इस आग में झुलसे। 30 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जिसमें से 12 लोगों को अभी अस्पताल में ही एडमिट किया गया है। बाकियों को एक तरह से छुट्टी कर दी गई है। कुछ लोगों के हाथ जरूर झुलसे थे। खास बात इसमें यह रही कि इसमें कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। जब भगदड़ हुई तो भगदड़ में भी कई लोग गिरे, उन्हें भी चोटें आई है। कुल मिलाकर ऐसे कोई गंभीर मरीज जो है वो नहीं बताया जा रहा है। स्थिति नियंत्रण में है। शुक्रिया आपका शुभम पूरी जानकारी देने के लिए। तो घायलों की हालत अभी ठीक है, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं। मशाल जुलूस के दौरान यह हादसा हुआ जहां आग लग गई, भगदड़ मच गई थी, 30 लोग इसमें घायल हुए। और अगली खबर का रुख कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। कीव को एटमी हथियार मिला तो परिणाम भयावह होंगे। कीव को रोकने के लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। रूस हर तरह का हमला करने को तैयार है। तो ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है जिसमें पुतिन की ओर से फिर से धमकी दी गई है, चुनौती दी गई है। कीव को रोकने के लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। कीव को एटमी हथियार मिला तो परिणाम भयावह होंगे, ये जानकारी है। और लेबनान में सीज फायर हुआ तो युद्ध की आग में सीरिया की धरती भी बुरी तरह से जलने लगी। सीरिया में असद सरकार, रूस, ईरान और ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ बड़ी जंग छिड़ गई है। ये जंग सीरिया का हयात तहरीर अल शाम नाम के विद्रोही संगठन ने छिड़ी है। इस संगठन के लड़ाकों ने 24 घंटे के अंदर न सिर्फ सीरियाई सेना को बल्कि सीरिया में असद सेना की मददगार रूसी फौज को भी बड़ा जख्म दे दिया है। सवाल यही है कि आखिर सीरिया में जंग की ये बड़ी आग किसने भड़काई? क्या सीरिया में नेतन्याहू और बाइडेन ने प्रॉक्सी जंग छेड़ दी है? रात के अंधेरे में एमएलआरएस से रॉकेट की जबरदस्त बरसात हुई। आधी रात को मशीन गन ने इस तरह गर्जना की। टैंक से ताबड़तोड़ गोले दागे गए।
लड़ाकू विमानों से बम वर्षा हुई। और इस तरह से अरब में जंग का एक नया और बड़ा फ्रंट खुल गया। ये सीरिया की जंग है, वो जंग जिसमें सीरिया, रूस, ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे बड़े देश शामिल हैं। लेबनान जंग रुकी तो सीरिया युद्ध शुरू हो गया। ये जंग सीरिया के विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने छेड़ी है, सीरिया की सरकार के खिलाफ, यानी बशर अल असद के खिलाफ। रूस के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ। इसमें एक साथ कई बड़े प्लेयर शामिल हैं। यही वजह है कि सीरिया में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़क उठी है। ये वो आग है जो किसी भी वक्त महायुद्ध की शक्ल ले सकती है। हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके इदलिब से अलेप्पो की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। अलेप्पो प्रांत पर असद सरकार और उनकी सेना का नियंत्रण है। लेकिन अब इस जंग के जरिए हयात तहरीर अल शाम अलेप्पो पर कब्जा कर रहा है। हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने उस सैन्य वाहन को बर्बाद कर दिया जिसमें सवार होकर रूसी सैनिक जा रहे थे। हयात तहरीर अल शाम ने रूस और सीरिया के कई टैंकों पर कब्जा कर लिया। रिपोर्ट तो यह भी है कि हयात तहरीर अल शाम ने रूस के Su-24 लड़ाकू विमान को भी मार गिराया। अल नायरब एयरपोर्ट पर हिजबुल्लाह की पोस्ट थी, विद्रोही गुट ने उसे भी तबाह कर दिया। विद्रोही गुट के लड़ाके सीरियाई सरकार के कंट्रोल वाले शहरों, सैन्य बेस, हथियार गोदाम और टैंक पर कब्जा करते जा रहे हैं। 24 घंटे की जंग में हयात तहरीर अल शाम ने अलेप्पो प्रांत के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है। इस जंग में दोनों तरफ से 100 लड़ाके और सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस और सीरिया की संयुक्त सेना विद्रोही गुट को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश अब तक नाकाम ही साबित हुई है। सीरिया में विद्रोही गुट इदलिब से अलेप्पो की तरफ बढ़ रहा है। हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके अलेप्पो शहर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्रोही गुट एक ही दिन में अलेप्पो में 100 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर चुके हैं। अलेप्पो के 17 गांवों पर हयात तहरीर अल शाम का कब्जा कायम हो गया है। अलेप्पो प्रांत में हयात तहरीर अल शाम को 11 किलोमीटर की बढ़त मिल गई है। हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके अब अलेप्पो प्रांत में ही मौजूद नुब्ल और ज़ाहरा शहर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। दरअसल नुब्ल और ज़ाहरा शहर में हिजबुल्लाह का गढ़ है। यही वजह कि हयात तहरीर अल शाम इन दोनों शहरों पर धावा बोलने की कोशिश कर रहा है। अलेप्पो के अल नायरब एयरपोर्ट पर भी विद्रोही गुट ने हमला किया। अल नायरब एयरपोर्ट पर हिजबुल्लाह का एक पोस्ट था। इस पोस्ट को हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने हमला कर तबाह कर दिया। विद्रोही गुट पर रूसी लड़ाकू विमान एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। रूस ड्रोन की भी बरसात कर रहा है। रूस और सीरिया की सेना ताबड़तोड़ रॉकेट दागकर हयात तहरीर अल शाम को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन विद्रोही गुट पर इन हमलों का कोई असर नहीं हो रहा है।
अब सवाल यह है कि सीरिया में असद, रूस, ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ जो संग्राम छिड़ा है, क्या इसके पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ है? शक तो यही है कि सीरिया में युद्ध की ये आग नेतन्याहू और बाइडेन ने भड़काई है। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई थ्योरी सामने आ रही है। इजराइल के पड़ोस में दो ही देश हैं जो इजराइल विरोधी गतिविधियों का गढ़ है। ये है लेबनान और सीरिया। इसी जगह ईरानी प्रॉक्सी एक्टिव हैं। माना जा रहा है कि अब इजराइल और अमेरिका ने इनके खिलाफ प्रॉक्सी जंग शुरू कर दी है। 27 नवंबर 2024 ये वही तारीख है जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ। 27 नवंबर 2024 यानी ठीक उसी दिन सीरिया में बशर अल असद सरकार के खिलाफ विद्रोही गुट ने जंग छेड़ दी। इस हफ्ते नेतन्याहू बशर अल असद को कई बार धमकी दे चुके हैं। बशर अल असद रूस के करीबी हैं और ओआईसी की बैठक में उन्होंने इजराइल के खिलाफ लंबा भाषण दिया था। उस वक्त भी इजराइल ने असद को आग से ना खेलने की धमकी दी थी। अब शक है कि इजराइल और अमेरिका की साजिश के तहत ही विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम ने युद्ध छेड़ दिया है। अब सवाल यह है कि जिस हयात तहरीर अल शाम संगठन ने असद के खिलाफ बड़ी लड़ाई शुरू की है, वो है क्या? हयात तहरीर अल शाम सीरिया का सुन्नी कट्टरपंथी संगठन है। यह 28 जनवरी 2017 को अस्तित्व में आया। यह सीरिया गृह युद्ध में सीरिया और रूस की संयुक्त सेना के खिलाफ जंग लड़ चुका है। इसका हेडक्वार्टर इदलिब में है। इस संगठन का गढ़ उत्तर पश्चिम सीरिया है। हयात तहरीर अल शाम के पास करीब 15,000 लड़ाके हैं। हयात तहरीर अल शाम के चीफ का नाम अबू मोहम्मद अल जुलानी है। सीरिया गृह युद्ध में हयात तहरीर अल शाम ने असद और रूस की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा था। लिहाजा सीरिया और रूस की सेना ने इन पर जबरदस्त हमले किए थे। गृह युद्ध से लेकर अब तक सीरिया और रूस की सेना इस गुट पर हमले करती रही है। इसी बात से हयात तहरीर अल शाम भड़का हुआ है और उसे जब भी मौका मिलता है वो असद सरकार के खिलाफ जंग शुरू कर देता है। अब माना जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका के सहयोग से ही हयात तहरीर अल शाम ने सीरिया में जंगी मुहिम शुरू की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक और अहम खबर है, खार्किव पर रूस के ड्रोन हमले, यूक्रेन का मिलिट्री एयरफील्ड तबाह। यूक्रेन में 60 यूक्रेनी जवानों की मौत हो गई इस पूरे हमले में।